नमस्कार साथियों। आज मैं बात करना चाहूँगा। हमारे प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया है, उसको हिंदी अखबार ने लिख रहे हैं कि बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो पहले राज्य सरकारों को निजी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से टीका खरीदने की ज़रूरत थी, एक ज़्यादा दाम पे, जिस जिस दाम पे केंद्रीय सरकार उनसे खरीद रही थी, यानी कि 150 रुपए की दर पे, उससे ज़्यादा दर पे जो राज्य सरकारों को खरीदने का एक खरीदने की नीति बनाई गई थी, तो उसको बदल के अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सारी खरीदारी अब संघीय सरकार ही करेगी और वो फिर राज्य सरकारों को देगी और राज्य सरकारें मुफ्त उसको जनता को उपलब्ध कराएंगी। ये बताया जा रहा है कि बड़ा फैसला है। अब इसमें और थोड़ा बारीकी से देखें क्या है। एक तो बात यह है कि 25% टीके अभी भी निजी अस्पताल खरीद सकते हैं, उनके खरीदने पर रोक नहीं है, यानी कि टीके सबको मुफ्त नहीं लगेंगे। 25% टीके अभी भी पैसा लेके लगाए जाएंगे और पैसा भी कोई कम नहीं। जो सरकारी आदेश है वो ये कह रहा है कि जो दर कंपनियों ने तय की है, अब सवाल ये है कि कंपनियों को अपनी दर को तय करने की छूट क्यों दी गई, जबकि आपके किसान सीमा पे बैठे हुए हैं दिल्ली की, और वो ये कह रहे हैं कि आप हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दे दीजिए। वो कितनी, यानी कि जितना उनकी लागत लगती है उससे 1.5 गुना मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में जो सरकार घोषित भी करती है, उसको वो एक कानूनी गारंटी के रूप में मांग रहे हैं। सरकार देने को नहीं तैयार है। 6 महीने हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को ये छूट दी रखी है कि वो 600 रुपए में और 1200 रुपए में अपने टीके निजी अस्पतालों को बेच सके। प्रधानमंत्री ने सीमा क्या लगाई है? सीमा ये तय की है कि जो रेट ये कंपनियां तय करेंगी उस पे 150 रुपए का सेवा शुल्क ही लिया जा सकता है अस्पताल द्वारा। यानी अस्पताल बहुत मुनाफा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन निजी कंपनियों को मुनाफा कमाने की छूट अभी भी दे रखी गई है, क्योंकि चंदा तो वही कंपनियां देंगी। ये निजी अस्पताल तो सरकार को चंदा देने नहीं वाले हैं। तो ये प्रधानमंत्री जो अपने आप को सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि मैं गुजरात का हूं और मैं व्यापार को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, इतना दबाव पड़ने के बाद पूरे देश का, जनता का, राज्य सरकारों का और सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से कहा है कि ये जो आपकी नीति है कि आप एक दर पे खरीद रहे हैं, राज्य सरकारों को दूसरे दर पे खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और निजी अस्पतालों के लिए एक तीसरा दर है, और इस पे कई निजी अस्पतालों ने, होटलों ने ऐसे विज्ञापन आने लगे कि आप होटल में आके लगवाइए तो आप इतनी दर पे बहुत सुविधाजनक तरीके से, आरामदेह तरीके से आप टीका लगवा सकते हैं बिना किसी खतरे के। तो इस पे लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया था, मनमाना मुनाफा कमाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये गुजरात का प्रधानमंत्री अभी भी 25% टीकों को अभी भी बेच रहा है निजी कंपनियों को। आप बताइए, जबकि दुनिया के देशों की प्राथमिकता ये है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी 2/3 आबादी का टीकाकरण कर दें, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 2/3 आबादी का टीकाकरण अगर हो जाएगा तो ये बीमारी ज्यादा नहीं फैलेगी। और ये अमेरिका ने करके दिखाया भी, जहाँ की 68% लोग टीका लगवा चुके हैं, और पिछले साल की तुलना में इस बार वहाँ बीमारी काफी कम फैली। और अब तो उन्होंने ये भी निर्णय ले लिया है कि वहाँ अब मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब खतरा इतना बड़ा नहीं। अमेरिका ने बीमारी को नियंत्रित किया है, दुनिया के दूसरे देशों ने बीमारी को नियंत्रित किया है,
लेकिन सबसे ज्यादा बीमारी दूसरी लहर में जहां फैली, यानी कि हिंदुस्तान, उसकी सरकार अभी भी दूसरे देशों से सबक लेने को तैयार नहीं है और अपने आप को आत्मनिर्भर भारत कहने वाले देश ने अपनी ऐसी हालत बना दी है कि उसे अब दूसरे देशों से टीके मंगाने पड़ रहे हैं। स्पुतनिक का टीका आ रहा है, उसने भी अपनी रेट तय कर दी है और स्पुतनिक का टीका जो है 948 रुपए में बिकेगा और जब इस पे जीएसटी लगाया जाएगा और जो 150 रुपए का मुनाफा इस पे जोड़ा जाएगा तो कोविशील्ड का टीका पड़ेगा 780 रुपए में, कोवैक्सीन का टीका पड़ेगा 1410 रुपए में और स्पुतनिक का टीका पड़ेगा 1145 रुपए में। यानी 150 रुपए की जो सीमा प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि मैं तय कर रहा हूं, वो तो आप समझिए कि पहले आपने खूब मुनाफा कमाने की छूट दे दी कंपनियों को और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जो टीका लगाएगा वो सिर्फ 150 रुपए ले सकता है। तो और वो जो पत्र है, सरकारी आदेश, जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर 150 रुपए से कोई ज्यादा लेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, उसमें ये भी लिखा है कि यदि कंपनी चाहे तो वो अपनी दर जो है वो बदल सकती। यानी कि आज अगर कोविशील्ड 600 रुपए में बेच रहा है और कल वो कहे कि नहीं अब तो हम कोवैक्सीन की तरह 1200 रुपए लेंगे, तो उसको छूट है ज्यादा पैसा लेने की, लेकिन 150 रुपए जो टीका लगाएगा जो प्राइवेट अस्पताल, उसको छूट नहीं है कि वो अपनी दर बढ़ा सके। तो यानी कि प्रधानमंत्री जी ने यहां भी डंडी मार दी, ये घोषणा करते हुए भी कि अब राज्य सरकारों को नहीं खरीदना पड़ेगा, अब हम ही सबके लिए खरीदेंगे और सबको देंगे और सबको मुफ्त लगेगा सरकार की तरफ से। उसमें भी उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को 25% टीकों को मनमाने दर पे बेचने की छूट अभी भी दे रखी है। यानी कि ये प्रधानमंत्री की नीयत अभी भी साफ नहीं, अभी भी ये चाहते हैं कि निजी कंपनियां फायदा कमाएं और निजी कंपनियां फायदा कमाएंगी तो उसका अप्रत्यक्ष लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि ये कंपनियां चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चंदा देंगी। ये सीधा सीधा मामला है। लेकिन ये दिखाता है कि ये जो प्रधानमंत्री है, इसको देश के लोगों की चिंता कम है, इसको भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना इसके लिए एक बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए ये पूरे देश को अपने हाल पे छोड़ के पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरे करते रहे, रैलियां करते रहे और अभी भी इनके लिए ये प्राथमिकता नहीं है कि जल्दी से जल्दी सबको टीका लगे। अगर कोई और प्रधानमंत्री होता और अपनी प्राथमिकता ये तय करता कि सबको जल्दी से जल्दी टीका लगे, तो वो जितने भी टीके उसको मिलते वो सारे खरीद के और वो मुफ्त में सबको लगवाता। यानी टीकाकरण का वो लोकव्यापीकरण या राष्ट्रीयकरण कर देता। लेकिन ये प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है। ये हर एक चीज में अपना मुनाफा और नुकसान देखते हैं और अभी भी इनको ये लग रहा है कि अगर पहले 50% टीकों पे मुनाफा कमाने की छूट थी निजी कंपनियों को, उसको उन्होंने घटा के 25% किया है और अखबार लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का बड़ा फैसला। बताइए, अपनी मीडिया का भी क्या हाल हो गया है कि वो इस बात को खुल के नहीं कह पा रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री इस देश की जनता को बेवकूफ बना रहा है। कंपनियों को मुनाफा कमाने की छूट दे रखी है और उसके बाद कह रहा है कि 150 रुपए आप और ज्यादा ले सकते हैं अगर आप टीका लगा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि 150 रुपया तो टीके का दाम तय होना चाहिए था, क्योंकि सरकार ने 150 रुपए में ये टीका खरीदा है सीरम इंस्टीट्यूट से और भारत बायोटेक से। और आधार पूनावाला ने ये कहा है कि 150 रुपए पे भी जब मैं बेच रहा था भारत सरकार को तो मैं मुनाफा कमा रहा था, थोड़ा मुनाफा कमा रहा था, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मुनाफा कमा रहा था। तो जब 150 रुपए पे ये कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं तो आपने इनको मनमानी दर तय करने की छूट क्यों दे रखी है? ये एक बड़ा सवाल है।
प्रधानमंत्री इस देश में कितने लोगों को इस तरह की छूट देते हैं? क्या उन्होंने किसानों को ये छूट दे रखी है कि किसान अपने उत्पाद की दर तय करे? नहीं, किसान की दर तो सरकार तय करती है, और सरकार जो तय करती है वो किसान को दिलाती भी नहीं है। इसलिए किसान धरना कर रहा है 6 महीने से, और उसकी जो अपनी कानूनी गारंटी की मांग कर रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, सरकार वो देने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है कि सरकार किसानों को उनका अधिकार क्यों नहीं देना चाहती, जिनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि वो हमको जिंदा रखे हुए हैं, और निजी कंपनियों को जो जो उतना ही महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, एक ऐसा टीका बना रही हैं जिससे कि हम मरने से बचेंगे, लेकिन उनको आपने मुनाफा कमाने की छूट दे रखी है। तो ये अगर प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि जनता को बेवकूफ बना के वो जनता के गुस्से को कम कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि टीका अभी भी बिकेगा और पैसे वाले सब जाके लगा लेंगे प्राइवेट अस्पतालों में, और गरीब अभी भी छूट जाएगा, क्योंकि 25% टीका अगर आप निकाल लेंगे पैसे वालों के लिए, तो यानी कि जनता के लिए जो टीके उपलब्ध हो सकते थे उसमें 25% कम हो जाएंगे। 100 में सिर्फ 75 बचेंगे। और इस देश की बड़ी आबादी, 75% से ज्यादा आबादी गरीब है। 25% लोग देश में ऐसे नहीं है जो पैसा दे के टीका लगवा पाएंगे। वैसे ही कई लोग जो है टीका नहीं लगवा रहे हैं, उनको भ्रम है कि टीका लगने से जो है आदमी बीमार पड़ जाता है और मर भी जाता है। तो प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वो जनता का विश्वास जीते, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनके प्रति वफादारी दिखा रहे हैं, और इस देश के प्रति, इस देश की जनता के प्रति उनकी कोई प्रतिबद्धता दिखाई नहीं पड़ती है। तो सवाल ये है कि क्या इस तरह का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए? बहुत सारे लोग सवाल उठाने लगे हैं। बम्बई का एक नौजवान है मृणाल मथुरिया, उसने एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है, और उसने कहा है कि ये जो कोविड का जो महामारी है, इससे निपटने में ये प्रधानमंत्री एकदम अक्षम रहे हैं, और इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा जान के कि इस पिटीशन पे 8,27,000 लोगों ने अभी तक इस पे दस्तखत कर दिए हैं, और संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अनिल नौरिया ने एक टिप्पणी की है, एक वक्तव्य जारी किया है कि इस समय देश में राष्ट्रीय सरकार बननी चाहिए, ठीक उसी तरह से जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड में चेम्बरलेन के प्रधानमंत्री होते हुए भी विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में सभी पार्टियों की एक मिलीजुली सरकार बनी थी। जिस तरह से इस देश की आज़ादी के बाद नेहरू ने जब सरकार बनाई थी, तो उसमें सिर्फ कांग्रेस के मंत्री नहीं थी, उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर थे जो वर्कर्स एंड पेजेंट पार्टी बना के काम कर रहे थे, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उसमें अन्य लोग थे जो कांग्रेस में नहीं थे। तो एक मिलीजुली सरकार बनाई गई थी, क्योंकि ये माना गया था कि देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना सबको मिलकर करना पड़ेगा। इसलिए अनिल नौरिया और SR हीरामेट, जो धारवाड़ कर्नाटक के रहने वाले हैं और लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाई गई संस्था सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मांग की है एक पत्र लिख के राष्ट्रपति को कि इस समय की मांग है कि देश में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन हो। तो ये बात कई जगह से उठ रही है, और ये जो प्रधानमंत्री हैं ये अपना अधिकार खो चुके हैं इस देश का नेतृत्व करने के लिए, और जितनी जल्दी इनकी विदाई हो उतना ही अच्छा होगा। एक दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। आगरा में एक अस्पताल है, पारस अस्पताल, जिसके पास जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी 26 अप्रैल को, तो उसने सुबह के समय में ऑक्सीजन को 5 मिनट के लिए बंद कर दिया, ये देखने के लिए कि उसके पास जितने मरीज हैं उसमें से कितने ऐसे हैं जो बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने देखा कि 5 मिनट बंद करने के बाद 22 मरीज जो है उनका शरीर नीला पड़ने लगा, तो उन्होंने ऑक्सीजन फिर से चालू किया,
लेकिन उन 22 को छोड़ के उन्होंने बाकी मरीजों को ये कह दिया कि आप अपने लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर का इस्तेमाल कीजिए अलग से। अब ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पताल के मालिक का कहना है कि उनको ये करना पड़ा, नहीं तो उनके पास ऑक्सीजन था नहीं, और प्रशासन और सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए वो ये देखना चाह रहे थे कि किनको वाकई में ज़रूरत है उनकी जान बचाने के लिए, और कौन लोग ऐसे हैं जो वैकल्पिक स्रोत से भी अपना काम चला सकते हैं। तो जब ये बात सार्वजनिक हुई है तो आगरा के प्रशासन ने इस अस्पताल को सील कर दिया है, और इसमें जो भर्ती 50 मरीज हैं उनको वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दूसरे अस्पतालों में भर्ती करा रहे हैं, क्योंकि 26 अप्रैल को जब ऑक्सीजन बंद किया गया 5 मिनट के लिए, तो उस दिन 4 मरीजों की मौत हो गई। बहुत अच्छी बात है, अस्पताल की लापरवाही थी। अस्पताल ने एक अमानवीय काम किया कि जो मरीज ऑक्सीजन पे लगे हुए थे उनकी ऑक्सीजन 5 मिनट के लिए बंद कर दी, जिससे 4 लोगों की जान चली गई। अस्पताल के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सवाल ये है कि जब सरकारी अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस में पड़े पड़े मरीज मर रहे थे, तो कौन सा अस्पताल सील किया जाना चाहिए था? तब किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार सील कर देनी चाहिए थी? क्या भारत की पूरी सरकार सील कर देनी चाहिए थी? तो हमारे जो बड़े नेता हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं तय करते, वो अपनी जवाबदेही नहीं मानते हैं, जबकि ऐसी ऐसी बातें सुनने को आई हैं कि लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में सांसद भारतीय जनता पार्टी के कौशल किशोर का कहना है 28 वेंटिलेटर है, लेकिन काम सिर्फ 5 या 7 कर रहे थे, क्योंकि बाकी वेंटिलेटर को चलाने के लिए अस्पताल के पास कोई प्रशिक्षित तकनीकी कर्मी ही नहीं था। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 100 बेड रेस्पिरेटरी एंड पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में खाली पड़े हुए थे, जबकि मरीज बाहर बेड के लिए तरस रहे थे। आईसीयू के बेड खाली थे, जबकि मरीज बिना बेड के मर रहे थे। इसके लिए किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए? ये सब बड़े सवाल हैं। सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रही थी, मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने में मर रहे थे। इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। आप आगरा से एक छोटे से अस्पताल को सील कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि आप बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि होना ये, और ये कहा जा रहा है कि जब तक जांच चलेगी तब तक ये सील रहेगा। अरे भाई, आप जांच करते, जो 50 मरीज हैं उनका इलाज वहाँ होने देते, जांच में दोषी पाए जाने पे निश्चित सील करते। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो हर एक बात में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के बारे में सोचता है, और इसका पूरा नज़रिया जो है वो पुलिसिया है। चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, 2 लोग इश्क कर रहे हैं, 2 अलग अलग धर्मों से हैं, तो उनके लिए आप पुलिस बैठा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। कोई किसी के ऊपर आपको शक हो गया कि इसने गाय का मांस खाया है, तो उसको जो है गौरक्षक पीट पीट के मार डाल रहे हैं। आप कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी कर रहे हैं। कोई गाय लेके जा रहा है, उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो गौ तस्कर है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और जो लोग मुठभेड़ में मारे गए उनकी संख्या 125 के ऊपर पहुंच गई है उत्तर प्रदेश में। ऐसा मुख्यमंत्री है जो कहता है कि अपराधियों को ठोक दिया जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री है जो कहता है कि जो लव जिहाद करेगा उसकी राम नाम सत्य की यात्रा निकलेगी, यानी कि खुलेआम वो लोगों को मारने की धमकी देता है। ये जो इसका पूरा नजरिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, कि कोई अस्पताल ये नोटिस नहीं लगा सकता कि उसके पास ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि अगर वो लगाएगा तो उसके ऊपर आरोप लगेगा कि वो अफवाह फैला रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो सारी चीज़ों को सिर्फ कानून और व्यवस्था की दृष्टि से देखना और कड़ी कार्रवाई करना, लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देना, सील कर देना, तो ये कार्रवाई, सवाल ये है कि आपके ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आपने इस प्रदेश के लोगों को बड़ी संख्या में मरने दिया,
जब आपको यहाँ इंतजाम करना चाहिए था कि कोविड के रोगियों के लिए पर्याप्त बिस्तर है कि नहीं, पर्याप्त ऑक्सीजन है कि नहीं, तब आप पश्चिम बंगाल में जाके चुनावी प्रचार कर रहे थे। ये प्रधानमंत्री जिसने पीएम केयर्स फंड बनाया हुआ है और वो कहता है कि ये निजी ट्रस्ट है। अरे भाई, निजी ट्रस्ट है तो प्रधानमंत्री केयर्स क्यों है? ये नरेंद्र मोदी केयर्स होना चाहिए था। लेकिन उसका हिसाब किताब वो जनता को देने को तैयार नहीं है सूचना के अधिकार में, क्योंकि कहते हैं निजी ट्रस्ट है। सवाल यह है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो ये क्या कहलाएगा? तब ये ट्रस्ट निजी रहेगा कि सरकारी हो जाएगा? और जिस पैसे का हिसाब किताब नहीं देने को तैयार हैं, उस ट्रस्ट से जो वेंटिलेटर खरीदे गए हैं, ये आईएएस अधिकारी, इस प्रदेश के बड़े आईएएस अधिकारी कह रहे हैं कि वो घटिया क्वालिटी के, घटिया गुणवत्ता के वेंटिलेटर हैं। तो प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर आपने कौन सी कंपनी के साथ समझौता किया था कि उसने घटिया गुणवत्ता वाले वेंटिलेटर उपलब्ध कराए, और इसमें किसको किसको कितना कितना कमीशन मिला। ये देश के सामने ये बात आनी चाहिए। आपको हर एक चीज में व्यापार दिखाई पड़ता है, आप हर एक चीज में कोशिश करते हैं कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा दें। ये अब जो गुजरात का जो ये मानसिकता है, हर एक चीज में पैसा कमाने की जो सोच है, ये अब इस देश में नहीं चलेगी। और ये सोच राजनीति में नहीं चलेगी। राजनीति में अगर आप आए हैं तो जनता के कल्याण के बारे में सोचिए, जनता के हित के बारे में सोचिए, अपने पूंजीपति मित्रों के बारे में मत सोचिए। तो ये सरकार उतनी ही दोषी है लोगों की जान जाने के लिए जितना कि आगरा का वो अस्पताल, जहां 26 अप्रैल को 4 लोगों की जानें गई। और इस सरकार के बड़े अधिकारियों, बड़े मंत्रियों, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के प्रधानमंत्री के खिलाफ उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह की आगरा के उस छोटे से अस्पताल के खिलाफ हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।